ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूँ, उससे बाद में डाल देंगे। ठीक है, जो स्टार्ट करें आप। डॉक्टर साहब सुनील जी जी बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार की सीरीज में आपका। नॉलेज ट्री पे हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम। आज हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास वाकई में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हीरा है, तो हीरा है हमारे पास CS सुनील गर्ग जी, जिनको हम अपने प्रोग्राम में देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। वैसे आप इनको टीवी चैनल पे देखते ही रहते हैं, तो इतना बताना कि हमारे साथ वो है ये अच्छी बात है। और टॉपिक क्या करेंगे वो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है, टैक्सेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस का जो असेसमेंट है या टैक्सेबिलिटी है, ये हमेशा डिस्प्यूटेड ही रहा है। हर आदमी की दो ओपिनियन हो जाती हैं। यहाँ तक होता है समटाइम्स कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है 12 में तो फॉर्म कौन सा भरे, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और सेक्शन 10 में मतलब देयर आर मेनी इश्यूज। तो हमारे साथ सुनील गर्ग जी हैं, ये हैं, रिनाउंड स्पीकर हैं, एक्लेम्ड स्पीकर हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिना आप लोगों के बीच में मध्य रहे, मैं सुनील गर्ग जी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो हमारे मेंबर्स को हमें एनलाइटन करें अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से। सुनील गर्ग जी। और साहब एक मिनट, जब तक सुनील जी स्टार्ट करें, बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट। सर कल जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज ऑन SFT, जो हमारी जो आपकी जितनी ट्रांजेक्शन होती है, जो हमें रिपोर्ट करनी होती है, जो इनकम टैक्स का जो 25 रिपोर्टिंग करनी होती है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो रिपोर्ट करनी होती है, उस पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमने सचिन सिन्हा जी से बात करी है। तो करीबन वही 1.5 घंटे का सेमिनार होगा। टारगेट ये है कि जो कॉम्प्लायंस पार्ट है, क्योंकि तक हम जितने पार्ट करते आए अभी टेक्निकल पार्ट कर पाए, तो हमारा टारगेट अब ये भी है कि धीरे धीरे हम जो हमारे कॉम्प्लायंस पार्ट है कैसे पूरा करना है, कहाँ गलती करते हैं, किसका क्या नुकसान हो सकता है, तो वो भी धीरे धीरे हम चाहते हैं कि अगले वेबिनार में हम कवर कर ले सर। ठीक है सर, इट्स। और सर सुनील जी के बारे में कुछ कहने की अतिशयोक्ति नहीं है। आई आई बिलीव आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 4-5 years, और 4-5 सालों में मैंने इनको देखा कि जितने अच्छे वक्ता हैं उससे बहुत बढ़िया इंसान है सर। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग इज अ वंडरफुल पर्सन सर। थैंक्स सर। प्लीज स्टार्ट करें। सुनील जी स्टार्ट कीजिए। क्या वॉइस स्क्रीन ब्रेक हो रहा है? Should I start, sir? आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है सुनील जी? Okay, sir. You are I am audible, starting. please Okay. start. Thank you, Nitin ji and God Saab. Thanks for giving me this opportunity. It's always be a privilege and pleasure to have a discussion and debate with your professional colleagues. And I also congratulate you, Nitin ji, what the service you are doing for the professional colleague continuously for the last 2.5 months, almost 3 months are now going to be completed. And in the past 3 months, what we have learned by the series of knowledge tree, I can think that I have revised the whole syllabus of income tax. Now coming to, thank you Nitinji, this is a very good service, selfless service. May God bless you. And whenever we talk and whenever we discuss, we certainly enlighten ourselves also with the professional colleagues. So friends, today's topic is very interesting topic. In the last almost 30 years of my practice, I have found 2 topics very cumbersome, very difficult, very confusing. Though the sections are very small, but this is a very complex topic, as God Sahab has mentioned in the earlier remarks. नितिन जी ये शादी के लड्डू की तरह है. Those who do not read is confused, and those who read about the charitable trust, I think they are more confused. General perception about the taxability of trust is that they are not taxable. Their income is exempt. Because if we see the section 11 that comes into a chapter that's named income that do not form the part of total income.
But when it will become taxable, and if taxable, at what rate it will be taxable, whether slab rate or MMR? What happens if the receipts are more than 1 crore, whether tax audit is required or 45 audit is required or both are required? What happens if there is a business, whether the section 28 to 44C will be applicable or not? If any asset has been claimed as an application, a capital expenditure, whether depreciation will be allowed, and what will be the treatment of depreciation in the books of accounts and in the computation sheet? So many confusing things are there. If anonymous donation is there and if you have paid tax at the rate of 30%, whether that income is exempt from tax or that can be taxed again due to the non-application under section 11(1). Because understand, for the charitable trust, two things are very important. One is the object and another is the application. I will come to that. But dear friends, please grasp two words, object and application. My whole webinar, during this seminar, I will stress on these two words. So much confusing, so much complex the taxation of charitable is. What I have done today, first of all, I will cover the sections because the sections are scattered. What we think while reading the charitable trust, that 11, 12, 13 is a statute in itself. And it is partially true also. 11, 12, 13 is statute in itself. Once they are in the picture, the other provision of the act will not enter into them, will not entangle with them. But when the wheel, when the Lakshman Rekha of another thing is that because sections, charging sections, affecting sections are scattered throughout the act. So what we'll do, we will discuss the sections wise. Then I have devised certain rules to be grasped, certain rules to be remembered, which make the things easy. And then in the last, we will discuss about how to fill Form 10BB and where the income will be a business income. So we will discuss in steps. So let me, I think, share my PPT for better understanding so that okay, sir? So friends, as I said, which affects the taxability of charity trust, it means and it includes every NGO, every NPO, society, whether section 8 company, because in India, basically there are three types of charity institutions. Let me briefly explain that also. One is the charitable trust, Indian Trust Act, that are registered under the Indian Trust Act 1882. Others are the society. Societies are registered under Society Registration Act 1860. And third one are Section 8 company, which are registered under Companies Act 2013. As far as trust is concerned, barring 2-3 states, generally trusts are being registered with the sub-registrar of that state. Like as we have the sale deed registered or any agreement registered with the registrar, sub-registrar. As far as societies are concerned, they are the subject matter and they are registered under Societies Act. And third one, of course, is the Section 8 company, which are registered under. And whenever I will refer the trust, it means all the trust or the institution or society. Now, coming to the sections which affect the taxability of the trust is, first of all, we always forget this section 2 clause 13, that is business. Because whenever there is a business or a commercial activity, this definition of 2 clause 13, that will have a very important role. And what 2 clause 13 says, business includes any trade, commerce or manufacture or adventure in the nature of trade, commerce or manufacture. Please grasp this definition also. Another important thing is charitable purpose, that is 2 clause 15. I will come to that in detail. Another is voluntary contribution. As you know, voluntary contribution are specifically classified as income
under section 2 clause 24. Then section 1023C. And we will also see what is the difference between the 1023C and section 1112, because both are so interchangeable. And this Finance Act 2020 has made a provision to section 11.7 that now you cannot have both the registrations simultaneously. You have to surrender one. So we will discuss what is the difference between 1023C and section 11. Of course, section 11, 12, 13, that is an exemption section, whether it's a charging section. I have learned this art from Nitin ji, how to read income tax. He has very beautifully explained how to read it. And we start reading from section 28, sometimes 56, but please read from section 4. Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The scheme sections are made. And you will then see why this section is a exemption section as well as a charging section. Otherwise, what is the reason that income of a charitable trust are not charged headwise? It cannot go to headwise because of the reason, as I said earlier also, the section says income that do not form the part of the total income. And 2 clause 45 says total income means the income as computed as per the provision of the Income Tax Act. Unless and until you violate any section of 11, 12, 13 or 13 violation, you are safe and sound. Dekhiye, non-compliance and violation, they are very two important things while understanding the taxability of this charitable trust. We will discuss it detail, clause-wise, section-wise, proviso-wise. Another important area is anonymous donation. What is an anonymous donation, when it will be taxable, how it is taxable, and whether paying tax, and what are the change that has been proposed by this Finance Act in section 80G. When now you have to give a detail, you have to furnish a report with the Income Tax Department about the donation received, and that will also is going to affect this 115 BBC. New section has been brought in the statute in Finance Act 2016, and that is, of course, tax on accredited income, normally called as exit tax. Earlier, there was no provision how a tax can exit out. If the tax, if any trust exits suo motu, converted into a non-charitable entity, there was no provision. The only provision was when the Commissioner Income Tax cancels your registration. Now this provision has been brought in the statute, but its tentacles are so dangerous, it's like an octopus, and it even covers the very genuine case. For example, if you do not able to get the registration, or you change the object and you couldn't apply for the fresh registration, even that exit tax comes into picture. And you know, you have to pay tax at the rate of MMR. And at what value? Fair market value of all the assets. Whether the assets have been created even out of the corpus fund or the accumulated fund, out of the income paid the taxes. Another area is 56(2)(10) applicability. It's a small thing I will discuss. And 164(2) tells us whether the tax will be levied at slab rate or it will be levied at MMR. Regarding this 56(2)(10) applicability, I think Nitinji has enlightened me on this topic once when I heard him on income from other sources. Friends, there is a debate whether a unregistered trust, if it receives donation. Please understand, if it receives donation, if you're doing something, some activity, no issue. But if they are receiving donation and donation exceeds 50,000 rupees, section 56(2)(10) will be attracted. The whole income will be taxable. You can't claim that I have spent, I have made the spending towards the object, because you are not registered under section 12A. And one of the condition for 11.1 is that you should be registered with 12A. If you are not registered there, 11.1 doesn't come into the picture. You are like an AOP. Some persons, some professional debates that 57 is there, but my view is different. Nitin, you please give me feedback. 57 says the amount deduction can be claimed for the income earned. Yes, sir. But for donation part, how can you say that 57 deduction will be applicable? To my opinion, to my professional friends, it's my sincere advice. If you have any unregistered, and there are a lot of, I think, unregistered trust, please advise them to get registered as soon as possible. Otherwise, every
donation is going to be taxable. Another area is about the mutuality of some clubs and the trade associations. Trade association says that we are the mutual organizations. Then, and also they claim to be charitable under section 11. We will come to that also, when it will be a mutual concept and when their income will be taxable. When we will discuss clause 15. Hence, friends, now this is the most important definition. If you want to understand the taxability of a charitable trust, please understand clause 15 and section 11. 80% or 90% work is done. Whereas section 12 is a registration and 13 is violation, and others are the residuary section. Let us understand this clause 15 in the light of clause 13, because when it will become business, that is very important. Now, what this clause 15 says, charitable purpose includes relief to poor, education, medical relief, yoga, preservation of environment, including watershed, etc., preservation of monuments of historical, and the seventh is advancement of any other object of general public utility. एक बाप के 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 6 एक माँ से हैं, 7वां दूसरी माँ से है. पहली बात तो ये समझ लीजिए. 6 limbs are in one roof and 7th is another. For example, let me give an example. Suppose there is a hospital, say Apollo Hospital, okay, and it's a private company. What they are doing? They are running hospital, they are running ambulance, they are having OPD, IPD, they are charging, and it's an activity. Clause 213. If we read clause 13, it's a business activity. And of course, they are paying dividend, they give money to the directors, and they are free to do it because they are paying tax. Similarly, if a hospital is run by a charitable institution like Hinduja, they are doing the same activity. They are also charging money. They are also having ambulance. They are having nurses station. They have chemist shop. They charge OPD. Then what is the difference? Difference is clause 15. Both are covered by 213. But this 215 gives them the coverage of section 11. But there are certain conditions they have to follow. They have to follow the application as per 11.1. They have to spend the money for the application of that income. Now, suppose if the charitable hospital starts manufacturing bulk drugs, distribution of drugs, or if they are transporting their doctor nurses, they start a transport company. Whether that activity can be a charitable activity. Can we say that is activity is a charitable? Then section 11.4 come into the picture, and that particular part of the activity which is not incidental to the main object will be a business income. Please understand the difference. For example, if you are running a school, as Supreme Court has said in case of Queen's Educational Society, earning profit motive and earning profit is a separate issues. You can have surplus there, and unless and until you are spending the money as per the first 6 limb of the 215, no issue. Otherwise, all the 5-star schools, all the 5-star universities, they are having very heavy fees. Of course, that is an activity in the trade, nature, and commerce. But when it is incidental to the main object, coming the first 6 limb, there is nothing to go for the taxation. It gives blatant. But if the suppose same school starts opening PGs, they are running hostel, they are having cafeteria, they are having so many activities, they are charging their students. But suppose if they start PG throughout the city and giving accommodation to any students, whether it will be a charitable activity, whether it is incidental to education, we have to see. Hence, it's a very subjective issue, friends. In the first 6 limb, if you do the commercial activity, which is incidental to the main object, and you comply with all the provision of section 11 and do not violate section 13, no issue. But once any activity is done, any activity is taken, which is not incidental to the main object, section 11.4a will come into the picture, then it will be a business income, but for that part only.
Now, what is the difference between the this seventh limb and the sixth limb? What this seventh limb says, there is a proviso attached to it, and that proviso says, if the trust having the seventh limb, advancement of any general public utility, if they are doing any commercial activity in the nature of trade, commerce, and the total receipts are more than 20% from that activity for commercial activity, then the whole income of the trust will be taxable. Then it will be a commercial activity, it will be a business activity. For example, if there is a sports association, and the sports association, and if they are doing a charitable activity, they are promoting sports, no problem. But now they organize IPL, they have Kabaddi League, the commercial activity, and if the 20% exceeds, then the whole activity will be a commercial activity and it will be chargeable to tax, and all the provision of section 28 to 44C will be applicable. So this is the difference. You have to grasp the difference. You have to check whenever you are finalizing a balance sheet or finalizing an audit report. Please check whether the activity which is incidental to the main object, whether it comes into the sixth limb or not. Friends, one another important area is that all these objects, they are very wide in nature. Education does not mean only educational institution. As 1023 says, educational institution or medical institution. No, it is education. It's a very wide term. Any kind of education. Poor, relief to poor, another very wide term. Poor doesn't only mean you are giving relief to any person who doesn't have money. Even you are serving the society, senior citizens, destitutes, or anything. That's a relief to poor. These are very wide objects. As I said earlier also, you have to check whether 215 is being followed or not. And another, of course, is section 11. I will come to that. Now coming to section 11, what this section says, subject to the provision of section 60 to 63, the income held from the property held in the trust, and if it is being applied towards the charitable purpose, to the extent of 85%, the income will not be included in the total income of that person. 85% आपको खर्च करना है 85% और 15% आप set apart कर सकते हैं. This is section 11.1. 11.1D specifically exempt corpus fund from the part of total income. Meaning thereby that, for example, if you are running a hospital, your total receipts are 1 crore. 50 lakhs is the contribution under section 224, that is voluntary contribution, and you receive say 60 lakhs as a corpus donation. Total receipts are 2.10 crore, but that 60 crore being the corpus fund, you need not to apply as per section 11.1. It is exempt. Now 85% of 1.5 crore, if you apply, you are done. But the basic characteristic of the corpus donation is that, and what we generally made a mistake, it should have a specific direction from the donor. Generally what the trust do, they have a printed receipt, then we take corpus fund, donation, other receipts. Sir, please, there has to be a direction from the donor. Either you get the receipt countersigned or get a letter from the donor. If it is not done, then it will not partake the character of a corpus fund. Now, explanation 1 to section 11 says, suppose if you could not spend 85%, then what is the remedy? And why you could not spend? Because either you receive the money late. For example, in 1920 year, you receive in the month of March and then lockdown happens. Then how to spend? Or income cannot be derived. It accrues, but you have not received. Then there is a remedy given in explanation of section 11.1 that you file form 9A with the income tax department before the due date of filing the return of income, and that portion of the income will be deemed application. For example, you have 1 lakh total income, total donation or income. You spend 50,000 rupees. You couldn't spend 35,000 rupees balance.
you apply, you fill form 9A, that 35 rupees will be deemed income. Now, when you have to spend it, either when you receive that income, suppose you filed the form for 1920, you received in 2021, 1 year after 1 year, immediately preceding year, you can spend that amount. But if you do not spend that amount in that year, then it will be a taxable income as per section 11(1)(b). हमको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमने accumulated deemed accumulation कर लिया उस पैसे को form 9A फाइल करके, but we have to spend that amount in the year next when we receive the income or when we derive the income. Otherwise, it will be a taxable income. And please understand, friends, you will not get the benefit of 85% at the time because you have already get that benefit in the year of deemed application. Two other important explanations are being attached with section 11(1), and one of them is, as you know, as I said earlier also, that once you are on the section 11, 12, 13, then other provisions 28 to 44C does not apply unless and until you are being found to be carried out a commercial or business activity. But two sections has been borrowed from 28 to 44C, and one of them is 48(3) and another is 40A-IA. And what this 40A-IA says, if you do not deduct the tax, deducted but not deposited, then 30% will be disallowed. And 40A-3 debars you from making an expenditure more than 10,000 rupees in cash. And what happens in income tax? In 40A-3, that expenditure is disallowed, and in non-deduction of TDS, 30% disallowed. And what will happen here? That amount will not be treated as an application, because here is a concept of application. Application is a very wider term than amount spent or expenditure incurred. It will be not be treated as an application, meaning thereby that if, for example, you have an income of rupees 100, you have already spent 95,095, and after disallowance of these two sections, your income, your application is still more than 85%, no problem. But if it comes less than 85%, then the balance will be taxable. Another question is being asked, suppose out of 100 we spend 80, then whether we have to pay tax on rupees 5 or 20. Please understand, friends, let us understand that this 15 is a standard deduction. Out of 100, you spend 80, pay tax on 5 in that year, and balance 15% you can set apart, you can accumulate. But please understand, accumulation or setting apart of income doesn't mean you can divert that income. Then section 13 violation will come into the picture. You cannot divert the income. Once a charity is always a charity. Once you have being registered as a charitable trust, you cannot divert that income. Ultimately, you have to spend towards the charitable object. And another important provision, another important explanation to section 11(1) is that if suppose you are making a donation to other charitable trust. Friend, this is the concept. Three situations are there. Suppose there is a trust A, it makes donation to trust B. That is also registered with section 12AA or 1023C. A makes donation to B, and what was happening? A was making a corpus donation to B, claiming the amount as an application, and because corpus donation was exempt, it was not taxable either in the hands of the B or A. Now it has been debarred. You cannot. If you give corpus donation to trust B, then it will not be treated as an application of income. First. Another situation, a lot of question is being asked whether we can donate to another charitable trust out of the accumulated income or income set apart in the mode of 11(5). I will come to that later. Whether we can do it, please understand, you cannot. If you make any donation to any other charitable institution out of the funds which you have set apart, you have accumulated under section 11(2), then it will be the violation of 11(3), and the whole income will be taxable. And in the case of when you are making a donation out that 15% you set apart, then it will not be treated as an application. Both the situations are debarred now, meaning thereby that
you can make a donation to another charitable trust, of course, but in the year of receipt only. When you receive that income, you can make, but not as a corpus donation. If you do it, it will not be treated as your application for you, and you have to pay tax on that. Nitin ji, let questions लेने हैं, चले? सुन रहा हूँ मालिक, सुन रहा हूँ। चलते हैं। सर साहब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि लोगों की ओपिनियन आती है कि ट्रस्ट को डोनेशन जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और ये ट्विस्ट कर दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हमने ट्रस्ट को पैसा दे दिया, जो अभी आपने बताया कि करंट ईयर की इनकम है, उससे अगर दे दिया तो वो एप्लीकेशन होगा। और देखिए सर इसमें बड़ा डिबेट ये होता था कि साहब हमने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, तो सरकार ये पूछती थी कि आपका काम चैरिटी करना है या डोनेशन देना है। आप खुद डोनेशन लेके आके डोनेशन दे रहे हो तो आपका काम क्या है। होता क्या था कि बहुत सारी ट्रस्ट 2, 4, 10, 5 जो सिस्टर कंसर्न हुआ करती थी, एक दूसरे को ट्रस्ट को दे दिया करती थी। सरकार ने सबसे पहले बार किया कि अगर आप किसी को कॉर्पोरेट डोनेशन देंगे, ट्रस्ट ए ने बी को कॉर्पोरेट डोनेशन दिया, तो होता क्या था कि आपकी एप्लीकेशन हो गई, उसकी इनकम नहीं हुई, तो दोनों तरफ आप टैक्स से बच गए। ठीक है सर, तो सरकार ने उसको डिबार कर दिया कि ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट फंड देंगे तो आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। अब सवाल उठा, जो 15% आपने एक्यूमुलेट किया, 85% आपने खर्च कर दिया, 15 एक्यूमुलेट कर दिया, आपने उसमें से डोनेशन दे दिया, ठीक है, तो आप सरकार ने कहा उसको भी एप्लीकेशन नहीं मानेंगे हम। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 आ गया, 11(1)A आ गया। तीसरी सिचुएशन क्या होती है सर, 11(2) में जब आप एक्यूमुलेट करते हो फंड्स को 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किया आपने फंड्स को, और आपने उसको उठा के डोनेशन दे दिया किसी 12A या 1023C को, ट्रस्ट को 3 साल बाद, 4 साल बाद, उसको भी बैन कर दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 11(3) में वायलेशन होगी एंड यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। आई एम कमिंग टू सेक्शन 11(2) in a minute. First of all, let me explain what is about the capital gain tax. What happens when a trust sells any capital assets? Whether 45 comes into the picture, or whether you can spend the money towards the object, or you have to purchase the asset. 11(1) says, A says, if you sells any capital asset, a charitable trust sells any capital asset, whether short term, long term, they do not differentiate, because section 45 is not coming into the picture, and you reinvest the amount in net consideration in the another capital asset. Okay, you are done, you are not going to pay tax, or you can spend that amount towards the object of the charitable trust as given in 11(1). means 85% आप खर्च कर दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आपने 3 करोड़ रुपए की एसेट बेची, आपकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए है, सरकार ने कहा आपको 1 करोड़ कैपिटल गेन हुआ, आप उस पैसे को खर्च कर दीजिए चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में, मैटर एड्स, या आप कोई और एसेट परचेज कर लीजिए, मैटर एड्स। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि वेदर FDRs, and there is a circular from the CBDT, if the amount is being kept as an FDR, it will be treated as a capital asset. Now, another important area is, another important issue is about the accumulation of funds. As I said, 11(1) says you spend 85%. You could not spend, you set apart as 11(1) explanation to 11(1). कि फॉर्म 9A फाइल कर दीजिए, you set apart, but that is for 1 year only. You have to spend in the next year. Another situation is you want to have some capital expenditure for some bigger purpose, and you want that I need money, I want to accumulate the funds so that I can have some bigger projects. 11(2) gives you that benefit, that situation. You can accumulate the funds for 5 years. आप 5 साल के लिए accumulate कर लीजिए. You have to file form 10 with the along with the return of income before the due date of ITR, and the funds can be accumulated for 5 years. But the condition is that, number 1, you have to accumulate the funds, you have to deposit the funds, you have to invest the funds in the modes given in section 11(5). Modes दे रखे हैं, आप, you cannot go beyond that. And you have to spend the funds, you can maximum accumulate that funds for 5 years, not more than that. 5 plus 1, within 6 years you have to spend that amount. And 11(3)
that again breaks section 11.2. If there is any violation, either you dilute that funds, or you spend the funds for any another purpose for which the accumulation was done, or you donate to some other charitable trust, then 11.3 says that that income will be a taxable income in the year of violation. Please understand, if you are accumulating the fund as per 11.2, you have to keep them invested in 11.5, and neither you can violate any condition of the accumulation. You have to spend for that purpose. You cannot donate. You can not cease to be accumulated there. If violation done, it will be taxable income. There are two situations where, with the permission of assessing officer, if, for example, you have accumulated the funds for a specific purpose and you think that the purpose now is defeated and I am not going to do that project, of course you can apply with an income tax officer, and he can change the object, but he can change the purpose, but that purpose should be as per your main object. If it is, he cannot allow you to spend in any way. It has to be as per your main object. Or second, if suppose during that period of 5 years the trust gets dissolved, then of course the AO can permit you to donate the amount to some other charitable trust and object having the same object and being registered with 12A and 1023C. You have to keep in mind. Another, as I said, that if I explained in the beginning of my webinar, if you happens to be in some commercial activity, if it is a seventh limb, 20% receipts are more than 20% is a commercial activity, or you are in the first six limb of education, yoga, relief to poor, but you are doing a commercial activity which is not incidental to the main object, then it will be a business undertaking. You have to maintain the separate books of account. Then you have to get it audited under section 44AB and file the audit report accordingly. And in case you are having a charitable activity in the first 6 limb and commercial activity, then you have to file both the reports, 10B and 44AB also. But in case, as I said, the 7th limb, the whole activity, the whole income of the trust will be taxable. But in the first 6 limb, only that portion of the commercial activity will be taxable. The rest will be as per 11.1 if you made the application. And please also understand, even if you are having a commercial activity, the application of income, whether earned from a commercial activity, as per your object, otherwise what will happen? Your registration will be cancelled. There will be a violation of the diversion of fund, and then you will be directed towards section 115 TD, exit tax. Even after paying the tax, you cannot divert that money. You have to spend the money for the charitable object. Another important area is 11C, section 11.6. What was happening, as I said, section 11.1 application is a very wide term. Application includes both capital expenditure and revenue expenditure. Even suppose you have purchased an asset, a building, a vehicle, or any capital asset, you can treat that capital asset as an application in the year of application itself. For example, आपने 3 करोड़ रुपए की मान लीजिए बिल्डिंग परचेज की, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आपने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1 करोड़ आपने अपने फंड्स में से दे दिया. Then 1 crore will be application, 2 crore because being a loan. आप जब उस लोन की रिपेमेंट करेंगे, whenever you will pay the loan amount, that will be treated as an application in that year. Now the question arises, what will happen to depreciation? Earlier there was a confusion, because once you also charge the asset to a capital expenditure to application, and even then you are having depreciation on it. Now 11.6 says that now you have either of the one option. Either you charge the capital asset in the year of application, or you charge depreciation. Now option lies with you. Another question is being asked,
जब हम बुक्स बनाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो क्या होगा, क्या उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? Then friends, the answer is, please understand, we prepare books as per the accounting standards. We have to certify the books true and fair as per the accounting standard. We will charge the depreciation there as per the normal rate of depreciation. As far as computation of income is concerned, whenever you file a return of income for a charitable trust, along with the profit loss account and balance sheet, you prepare a receipt and payment account. Then application of income has to be prepared as per 11(1). That doesn't affect your accounting policy. आप accounting policy तो accounting standard के साथ रखेंगे, आप उसमें depreciation charge करेंगे, तो 3580 में भी हम यही करते हैं, लेकिन आप computation में आप उसको application दिखा चुके होंगे. Another important, and this year there is a change in 11(7), as I said earlier also. Now you cannot have both the liberties, both the options. Either you have to go for 11 or 1023C. You have to choose one. Another interesting point is 11(7) says, even you are having an exempt income, even then you have to apply that income as per 11(1), except agriculture income. For example, you are having a dividend income. आपको डिविडेंड से इनकम आई, एग्जाम थी 1034 में, बट अगर आपको ट्रस्ट को डिविडेंड इनकम आती है, they have to apply as per 11(1). If they do not apply, it will be taxed in the hand of the trust. Or any exempt income under section 10, but to claim the exemption, you have to make 85% application in the year of income. If you do not, then you cannot claim that exemption. Please keep it in mind. As I said, there are 3 sections: section 11, section 12, and section 13. 12 is the registration process. Section 11 gives you the rules for the exemption. You comply with section 11(1), your income will be exempt. If you violate, if you do not comply, please understand there is a difference between non-compliance and violation. As I said, you couldn't spend 85%, okay, pay tax. You violate section in 11(3), you pay tax. You spend the money in some object, you pay tax. But section 13 is a special provision where any violation of that section will lead for the taxability of the whole of the income of the charitable trust. Because if you violate section 13, the conditions given in section 13, then it itself says section 11 not to apply. Section 11 will not be into the picture. The whole income of the trust will be taxable. And what are the situations? Either you are a private religious trust, section 13(1) says, or it has been created or for any caste, creed, community, though scheduled caste, backward class, women, children are being exempted. Or you have the investment in any other mode than 11(5). And the most important thing, and generally we do the mistake, if you have given any benefit to the related parties, and if the value is more, if the transaction is not at the arm's length price. आपने ट्रस्टीज के साथ, मेंबर्स के साथ, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, ऑफिस बीरर हैं, या ऐसा जो इंसान जिसने 50,000 रुपए ज्यादा डोनेशन दिया हो, जो इंटरेस्टेड पार्टी सेक्शन 13(3) में है, या उनके रिलेटिव या उनके रिलेटेड कंसर्न से कोई भी ट्रांजैक्शन किया, that is not at the fair market value. And what is the fair market value? As we have section 48(2), you have to decide what is the fair market value. And in the audit report also, when you fill section 10, form 10B, the second part is about the transaction with the related parties or trustees. So please ensure that there is no transaction, or there is, if the transaction is there, it should be at the arm's length price. If the violation is done, then the income of the trust will be taxable. You will not get the benefit of section 11.
After the discussion of section 11 and 12 and 2 clause 15, I have developed some rules, one liner. So ones and twos I have developed. If we can remember them, I think the topic will be a bit easier. As I said, once a charity is always a charity. Please understand if it is a charitable trust, because the basic condition of charitable trust is irrevocable transfer. And you cannot divert the income, you cannot divert the asset of the trust. If you do it, you will be penalized heavily. Another, once the exemption is available under section 11(1), income is not to be charged headwise. For example, a trust is having a rental income. Whether you will get 30% standard deduction on the rent? No. It's income from other sources, because the application, the concept is of application. You apply 85%, you couldn't apply, you will be taxed as slab rate. Hence, the income, it's a headless, it becomes headless. There is no head, specific head, unless and until you become a business activity, you become a business income, then section 28 to 44C will come into the picture. And as I said earlier also, once accumulated income should not be donated. If donated out of that 15%, it will not be an application. And if donated out of that accumulated fund, 11(2), then it will be taxable. And these are some rules, twos rules. As I said, please remember the two important definitions for the determination whether it's a commercial activity or a charitable activity, 2 clause 13. And there are so many rulings of the courts, including the Supreme Courts, when it will be a business. The same rules, same things has to be applied here. What's the charitable purpose? As I said, once you are in the 6th limb, the commercial activity which is incidental to the Marriage Act will not be a business income. Two important aspects to be followed, as I said, object and application. Stick to the object and stick to application as per 11(1). Two violation, either in the object or application, it will lead to taxability of income. Other two non-compliances, diversion of income and non-compliance of any other law, that will lead to the cancellation of registration. If you change in the object clause, you have to apply for the fresh registration under section 12AA. Now it's 12AB within 30 days of the change. But what happens if you change, if there is a change in the management? And it is not going to be affected, because as you know, in trust deed also in society, management may change due to election or something else or some death, but then it isn't going to affect the status of a charitable trust. But if the objects are changed, if they change in the object, certainly you have to apply afresh. As I said, while drafting a trust deed also, please keep in mind that the transfer should be irrevocable, because section 11 starts with subject to the provision of section 60 to 63. If it is revocable, then nothing will apply. And number two, there should not be any clause which give direct or indirect benefit to the related parties as given in section 13(3). Please ensure that. And if there is any transaction with the related parties, it should be at the arm's length price. As I explained, application is a very wider term than the expenditure incurred or amount spent. Even capital expenditure can be treated as an application. Another very important area is whether loss can be carried forward, or whether excess expenditure of year 1 can be carried forward to year 2. Let us understand by an example. For example, you have an income of rupees 1 lakh. 1 लाख आपकी मान लीजिए इनकम है टोटल. जैसे मैंने बताया था कि 15%, इस पर भी बड़ा डिस्प्यूट होता था कि 15% नेट इनकम का होगा या ग्रॉस इनकम का होगा. 3 तरह की इनकम होती है ट्रस्ट की. एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिसको डोनेशन कहते हैं, एक इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, एंड थर्ड वन इज द कॉर्पस. एज आई डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कॉर्पस तो उसका पार्ट ही नहीं है.
तो अब सवाल उठता था कि क्या 15% नेट इनकम जैसे हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट उसका होगा, तो इट हैज बीन क्लैरिफाइड नाउ द 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स। मान लीजिए आपको 1 करोड़ की इनकम है, 50 लाख रुपए का आपका डोनेशन है, तो 1.5 करोड़ का 15% कैन बी सेट अपार्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मान लीजिए आपने एक साल में, फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ की इनकम है, आपने पहले साल में 85 लाख, ईयर ए में 85 लाख खर्च करना था, आपने 95 लाख खर्च कर दिया। सेकेंड ईयर में यू स्पेंड 75 lakhs. Situation A. Situation 2. In year 1, you spend 110. And year 2, you spend 75. So whether you can adjust in both the situation, the answer is in situation 1, you cannot. Because जो आपका, you have to apply 100% towards the object of the trust. If you have spent more than 85%, it doesn't mean you can carry forward that 10% to next year. अगर आपने पहले साल में 95 खर्च किया, सेकंड ईयर में आपने 75 खर्च किया, you have to pay tax for ₹10. But अगर आपने पहले साल में 1 करोड़ 10 लाख, 1 लाख 10 हजार या 1 करोड़ 10 लाख खर्च कर दिया, 10% एक्स्ट्रा, नेक्स्ट ईयर में आप 75 खर्च करते हैं, you can settle. Now the question is how it is more than 100% then? 100 रुपए ज्यादा कैसे हो सकता है? As I said earlier also, because the application is a very wider term, ऐसा हो सकता है, two situation में भी your creditors remain unpaid. If the expenditure are incurred and there is a outstanding creditors, then expenditure will be more than 100. Or you borrow money for the revenue expenditure. In the situation, it will be then be more than 100%, and then you are allowed to carry forward it. Now, Supreme Court of India in Subros International, and there is another decision of Maharana Mewat from Gujarat High Court, and there is one beautiful decision, and I suggest everybody to read it also. Bharti Vidya Bhavan Trust. I have given the citation in the later part of my slide. That is from Chandigarh ITT. You please go through that decision. That has discussed each and every situation of excess application. Now the issue is clear. If in year 1 you have spent more than 100%, then only you can carry forward in next years. If it is within 100%, then you cannot carry forward. A lot of questions are being asked about whether what is the difference between registered and unregistered trust. Friends, as I said in the beginning of this webinar, there are two kinds of registration. One in the respective act, either in the Indian Trust Act or Society Act or Companies Act, and another registration with Income Tax Department. If you want to take the benefit of Section 11, the trust or the society has to be registered with the Commissioner of Income Tax under Section 12AA. Now it has been changed to 12AB. You may be registered as a society or a trust or a Section 8 company, but if you are not registered with the Income Tax Department, then it will be unregistered trust for the income tax, and you will not get the benefit of Section 11. As far as Section 23C, this is a point because it's always asked whether in case of educational institution or medical institutional, if the receipts are less than 100 lakhs, 1 crore, then whether any audit is required. Or please understand this Section 1023C3 IA or ID, it's a blatant exemption. If you are running an educational institution or a medical institution, and if your receipts are less than 100 lakhs, then there is no need of registration, no audit is required. You will get blatant exemption, but you have to file return of income as given in Section 139 4A and 4C. Friends, this Finance Act has completely changed the process of registration. Earlier there was Section 12AA. Now you have to get the registration under Section 12AB. And but the government has said that every trust, whether registered, earlier registered also, even registered in the previous year, they have to apply fresh. You have to get the fresh registration with the Income Tax Department under Section 12AB, and
till now we got 12A permanently, but now this 12AB registration will not be a permanent registration. It will be for 5 years, only for 5 years, and every 5 years, that is 6 months prior to 5 years, every 4.5 years, you have to apply again. You have to get that renewed. Another area of difficulty was for professional as well as for trust was whenever we go for the registration, as section 12AA says that the principal commissioner has to check the genuineness of the activity, compliance with any other law and the object clause. And if you have not started the activity, they generally ask, you have not started the activity, how we can give you the registration? Please go, come after some time. Now this problem has also been solved. If you have not commenced the activity, no problem. You go with the department, you apply there for a provisional registration. And provisional registration will be given for a period of 3 years. If you start activity within that 3 years, then within 6 months of the commencement of activity, you go there, you apply. And government has said, in case of renewal, those trusts we have already registered in 12AA, we will not ask any question, we will give them sumo registration. But of course, in case of the new registration or renewal after 4.5 years, all the questions about the genuineness of the activity, objects, and compliance of any other law. Now it's a new condition being inducted, I think in Finance Act 18 or 19, that compliance with any other law is very important. What happens generally when we see a trust, we see only the income tax part. But now please understand, if there is non-compliance of any other law, for example, if you are running an educational institution and you do not comply with any guidelines of CBSE or AICTE or ESIPF, labor laws, or any other law. For example, if you are getting registration from getting donation from the foreign and you do not comply with Foreign Contribution Regulation Act, you are running a hospital and do not comply with hygiene rules or some municipality rules, then even your registration can be cancelled by the Principal Commissioner of Income Tax. Then please ensure while going for the registration, for fresh registration, and even during the audit, please ensure that all other laws are being complied, not only the Income Tax Act. As it was earlier also, if there is a change in the object, then apply within 30 days. The fourth condition, and that is a bit little confusion in that, it has been said that if you are a new trust, you apply 1 month prior to the commencement of the assessment year. Meaning that if you have registered the trust in the year 2021, in the month of say October, then you have to apply in the February 21, 1 month prior to the commencement of the assessment year. Then what will happen to the income of 2021? Whether they will get the registration, whether they will get the exemption or not, there is a confusion in the language, I think. Might be they are thinking because within 6 months you get the registration and there is a clause in 12AA4 and now AB4 that if you get the registration and there is no change in the object, even your previous incomes are also covered. But I think explanation or some clarification should come from CBDT what will happen to the new trust when they have to apply. 1 month prior to commencement of assessment year is a bit confusing thing. It has been said that we will give you the provisional registration within 1 month existing. If you are existing registered, then 3 months time. And in case of renewal, as is the present situation, you get the registration within 6 months. And if you do not get, then it is deemed to be registered. There are so many judicial pronouncements regarding this. Another area of concern is, of course, as I said in the earlier part, in the beginning of my deliberation, that is the exit tax on accredited income. Friends, this has been brought in the statute book with Finance Act 16. And it's a very dangerous situation.
There are three situations which the government has said: either you convert it into any form which is non-charitable or which is ineligible for 12AA, or you merge with an entity which is not having the similar object and not registered. And in case of dissolution, you fails to transfer the asset with any entity which have the same object. One of the basic condition of any trust or society is that whenever there is a dissolution, the asset will go to some other entity or society or trust charitable having the same object. And then 152 says, then what will be the tax? The exit tax will be the fair market value of all the assets minus liability and net worth as per Rule 17 CB. Only two assets are being given exemption if you have created the asset out of the agriculture income and the income of which year when you are not registered under section 12AA, meaning thereby that even you have earned the income out of the corpus fund or accumulated income, or sometime you have paid the taxes due to the non-compliance of 11(1), even those assets will be covered. And one of the situation is if you do not get the registration or your registration is cancelled or there is a change in the object and you could not apply for the fresh registration, then it will be deemed to be converted to ineligible entity. This is the most dangerous part. Other two situations are those when the trust decides or trust pass a resolution. If you want to dissolve, then trust will pass a resolution. If you want to merge, then there will be either you have to go to the court of law or there will be a meeting or as per the trustee. But these two situations are very dangerous, very difficult. Once you get your registration cancelled, and how the department works and how the registration are being cancelled, you know well, then the consequences is very dangerous. You may have to pay tax on the accredited income. You have to pay tax on the fair market value of all the assets and liability. Friends, please ensure you apply for the fresh registration and you get it in time. Another is 115 BBC, that is anonymous donation. It is another area which is a bit confusing. A lot of questions are being asked always. कि anonymous donation क्या होता है, कब टैक्स लगेगा, कब नहीं लगेगा, और मान लीजिए आप कोई धर्मशाला या कोई गौशाला चला रहे हैं, अभी वैसे एक सवाल पूछा कि गौशाला चला रहे हैं, लोग छोटी छोटी डोनेशन दे जाते हैं, उनका कैसे हिसाब रखें, क्या वो एनोनिमस डोनेशन में आएंगी या नहीं आएंगी, या मंदिर में पैसा आता है वो आएगा उस पर नहीं आएगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि एनोनिमस डोनेशन रिलीजियस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है. भगवान जी के पास में लोग गुप्तदान करते हैं, वहां जो भी आएगा भगवान जी तो उसको आशीर्वाद दे ही देते हैं. ठीक है जी, वो अपने कर्मों के हिसाब से जो भी फल मिलेगा, चाहे राम ने पूजा की या रावण ने भोलेनाथ, दोनों का वरदान दिया. तो मंदिरों के लिए, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए एनोनिमस डोनेशन इज एग्जेम्प्ट. Now for charitable trust, the condition is that either 5% of the total donation or rupees 1 lakh, whichever is higher. For example, if your donation, voluntary donation is 1 crore, so 5 lakh or 1 lakh, of course 5 lakh, up to 5 lakhs, anonymous donation can be accepted. And for example, if you have received anonymous donation of 15 lakhs, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा. बट इवन आफ्टर पेइंग टैक्स यू हैव टू अप्लाई दैट मनी एज पर 11(1). यू कांट से कि आई हैव पेड टैक्स तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा. पहली बात. दूसरी बात, इफ यू आर ए पार्टली रिलीजियस एंड पार्टली चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इफ द डोनेशन इज टुवर्ड्स द मेडिकल or education institution, anonymous donation, then it will be taxable. Otherwise, if it is for the religious purpose, then it will not be taxable. But this Finance Act
has also made a in section 80G5 also. 12A or 12AB, as I said, I discussed earlier. Now, every trust or society who has 80G donation, they have to apply fresh registration under section 80G first. And they have to furnish a report. They have to file a like TDS returns of all seat with their PAN number, with their name, address, things you have to. Though the form has not been notified whether it will be a quarterly return or half yearly return, maybe quarterly, you have to file. And once you file that, like 26 years, the name in the case of donor, the item, the donation will be auto-populated in his return of income or in his form. And if you do not file that, you do not furnish that return of income, like your TDS return, a penalty, a fee have been levied at the rate of rupees 200 per day under section 234G, and penalty is being proposed under section 271K, which can go up to rupees 1 lakh. अब there is another problem, जैसे मैंने बताया कि अब जब आप ये रिटर्न फर्निश करेंगे, आपका पैन मैच नहीं किया, आपका नाम मैच नहीं किया, और आपका डिटेल तो है लेकिन वो मैच नहीं कर रही है. आपकी 1 करोड़ की डोनेशन है, आपका नाम है पूरे, सबके नाम है या पैन नंबर भी, और वो मैच नहीं किया रिटर्न फाइल करते हुए, तो जितना मैचिंग नहीं होगा, that will be an anonymous donation. So all those trusts who are receiving donation, they are being advised, number one, please ensure that you file for the fresh registration like 12AB, and you should keep the records, you should keep the identity of the person who is making your donation, and that particular should be correct, that should be true. आप ये नहीं कह सकते साहब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दिया, वो नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं. It will be your responsibility, it will be your liability. When tax will be, as I said, 164(2) says the tax, if becomes taxable, then it will be at the slab rate, at the rate of AOP. But in these two situations, the tax will be MMR. Of course, one is the exit tax when you have to pay tax at the MMR. But if the trust deed ensure that income or benefit, if there is return in the trust deed, then the tax will be at MMR. And if the funds are not invested in 11.5, 11.5 is a central section. The government wants the funds to be invested in the modes given in 11.5. Any violation, any diversion, any cessation from that mode will lead to the taxability at MMR. And third situation is if you actually spend any or give any benefit to the trustees, then the tax will be levied at MMR. Another, this is my last slide, then we will take the questions. What is the difference between section 11 and 1023C? Both the sections now almost at par as far as 1023(6) VI and VIA is concerned, because they have in section 1023C 1, 2, 3, there are government institution, PMRY or some government funded institution. Keeping aside all those government funded or 1023C 3 IAID where the receipts are less than 1 crore, almost both the sections now has become at par. Earlier, the corpus donation was not exempt in 1023C as it was with section 11, but this Finance Act has made the change. Now the corpus donation in case of 1023C is also exempt. As I also explained earlier also, if you are having a receipt less than 1 crore, in case of medical and educational institution, I am repeating again, sir, please understand, 2 clause 15 education and medical relief has very wider terms. They can include anything in the education, but 1023C is for especially for the educational institution or medical institution. If you are having a receipt less than 1 crore, then you neither need any audit,
you get blatant exemption, no 85% true. Third difference is section 1023C. You get approval while filing form 56D, but 12 double age registration. And the minor difference that AO has the power to cancel the registration at the time of assessment, but he cannot cancel the approval given under section 1023C. He can make a case and forward it to the principal commissioner. He can recommend for the cancellation of approval, but he do not have the power. And to accumulate the funds, as you have to file form 10. In case of 1023C, no such form is required. Another difference is audit report. Of course, in 1112, the audit report is given in form 10B, while 1023C, the audit report is 10BB form. So this is, I think I have covered the sections, the analysis of trust, and now we can have the questions. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm audible, sir, ना? Yes, yes. Yes, sir. सर पहले मैं क्वेश्चन आपके Q&A सेक्शन से ले लेता हूँ सर. पहला है सर, इज इट पॉसिबल, सर राजेश वोरा जी का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू मर्ज 2 or more ट्रस्ट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द सेम? सर देखिए, एक ना ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में जो ट्रस्टेड होती है, that is the constitution for the trust. What is written in the trust is the constitution for the trust. If anything is not written in the trust, then you can go in the under the specific relief act with the court of law and get the direction from there. जैसे सेक्शन 8 कंपनीज में तो आपको कंपनीज एक्ट में दे रखा प्रोसीजर, ठीक है ना सर. लेकिन ट्रस्ट एक्ट में जनरली क्या होता है कि अगर ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड गेट द डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. फेयर सर. सर आशीष गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डियर सर, we have filed one return ITR 7 for assessment year 18-19 without filing form 10B. Now the AO has assessed all donation without considering expenses. What course of action is available now? I have filed form 10B from our side, but not able to rectify in ITR 7. It is like that. You have not filed the tax audit report. Right, sir. So if either you go for the rectification, or if he has fixed the case for the scrutiny, then you have to go for the regular assessment. सर और वैसे भी सर ये टेक्निकल इशू है, मैक्सिमम जो पेनल्टी लग सकती है वो पेनल्टी लग जाएगी, दैट इज द थिंग. खर्चा तो डिसअलाउ कर ही सकता सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बिल्कुल ठीक बात है सर. सर एनोनिमस अटेंडी का एक क्वेश्चन है, इफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम YouTube ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फॉलोअर्स, भजन एंड अदर कोर्सेज ऑन YouTube, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीप्ट एंड टैक्सेबिलिटी? सर ये YouTube, देखिए सर, दोनों चीजों में फर्क करना बड़ा जरूरी है. 115 BBC में क्या कहा है कि व्हाट इज एनोनिमस डोनेशन. एनोनिमस डोनेशन के लिए कहा है कि आपको नाम और एड्रेस अगर पता है तो एनोनिमस डोनेशन में आएगा, और सच अदर पर्टिकुलर्स. ठीक है सर. दिक्कत वहां पर आती है जब 80G में आप छूट क्लेम करते हैं. अगर आप 80G में छूट क्लेम कर रहे हैं तो आपका पैन नंबर होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास में, जैसे मान लो आप एक गौशाला चला रहे हैं सर, अब कोई आया 500 रुपए दे गया चारे के लिए, हो गया 1000 रुपए दे गया, तो उस केस में सर आपका नाम और एड्रेस जरूर होना चाहिए. नाम और एड्रेस अगर आपके पास में है तो अगर वो 80G में छूट नहीं ले रहा है तो कोई इशू नहीं है. अगर 80G में छूट ले रहा है और पैन नंबर गलत है तो फिर तो मैं बता ना बहुत सारे इश्यूज हैं. राइट सर. एक काइंडली एनलाइटन विद द प्रोसीजर टू रजिस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड प्रैक्टिकल इनसाइट्स ऑन टाइमिंग टू गेट सर्टिफिकेट, कोऑर्डिनेशन विद IT ऑफिसर. अच्छा डिफरेंस ये 1023 आपने समझाई दिया, 12AA समझाई दिया आपने, दोनों में डिफरेंस समझाई दिया सर. ठीक है सर. एक PNJ साहब ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर द अमाउंट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर्स एज बिल्डिंग फंड बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस we cannot invest in land and building. In this case, will the trust have to refund the amount back to the donors because the wish of the donor could not be fulfilled? You have mentioned that we can apply the ITO and he will direct apply it on the objects of the trust. नहीं सर, देखिए आप समझिए, डोनर ने आपको जो पैसा दिया तो क्या दिया था? डोनेशन दिया था सर. वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग फंड की तरह दिया था सर, कॉर्पस फंड. कॉर्पस नहीं सर देखिए, फंड्स तो आपको इरिवोकेबल है ना अल्टीमेटली. जी, इट्स इरिवोकेबल ट्रांसफर. यू कैन नॉट से, तो फिर तो आप इंटरेस्टेड पार्टी में चले जाएंगे. अगर 50,000 ज्यादा है तो 13 की वायलेशन हो जाएगी आपकी. तो वापसी तो ही नहीं सकती सर, वापसी तो करिए नहीं कर सकते. ठीक है. सुनील मंगला जी का क्वेश्चन है सर, व्हाट अबाउट
interest paid on loan, his whole EMI will be treated as application of or principal amount only. सर इंटरेस्ट तो आप वैसे एक्सपेंडिचर में ले लेंगे ना जी, जो ईएमआई का जो प्रिंसिपल पार्ट है उसको रीपेमेंट मान लीजिए। ओके नहीं सर, वो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं सर। एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन में दो पार्ट हो गए ना, जो हाँ आपके जी। एक्सपेंडिचर है लाइक अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट विल बी एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल अमाउंट है जो ईएमआई में जो प्रिंसिपल पार्ट है वो एप्लीकेशन अलग से काउंट हो जाएगा। एक सुनील जी, मैं ये मेरा ही क्वेश्चन है जो उस दिन आपने मुझे क्लेरिफाई किया था, आपको याद है? आपने मेरे को बहुत अच्छी बात समझाई थी, जो मेरे क्योंकि मैंने बताया था सर मेरे को चैरिटेबल का इतना काम है नहीं, तो आपने समझाया था, फिर आपने बोला था नितिन ये सेक्शन 11, 12, 13 ये अलग से अपने आप में कोड है, तो वो चीजें उस पर थोड़ा सा रोशनी डाले, जो मेरे को भी कंफ्यूजन था, जो आपने फोन पे ठीक किया था। तो मेरा टारगेट है कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन दूर करें। जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्या मुझे 30% डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, कैपिटल गेन्स है, तो उन पे थोड़ा रोशनी डाले, जरूर डाले सर। देखिए सर, जैसे मैंने तो आपसे सीखा कर ये तो अरे आप कि हमें इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स पढ़ने का जो तरीका होता है सर, वो सेक्शन 4, 5, 6 से पढ़ना चाहिए, ठीक है सर। जी 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 4, 5 स्कोप इनकम को बताता है सर, 6 रेजिडेंस स्टेटस है, 7, 8, 9 में सर आपकी इनकम डीम टू बी रिसीव्ड एक्रू है ना सर, 9, 10, 9 डीम टू एक्रू, 10, 11 एग्जेम्प्ट इनकम सर, ठीक है सर। अब ये देखिए कि सेक्शन 245 क्या कहता है, टोटल इनकम क्या होती है सर, कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और सर इस चैप्टर का नाम क्या है, द इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जब वो टोटल इनकम वो पार्ट ही नहीं बन रहा सर, तो उसके बाकी कंप्यूटेशन प्रोविजन लगेंगे नहीं बाय डिफॉल्ट। अब सवाल ये उठा कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो स्कीम है उसमें हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, सैलरी का सेक्शन 15 है, हाउस रेंट का 22 है, 28 बिजनेस का है, 45 कैपिटल गेन का है, 56 रेजिडरी सेक्शन है। तो इसका चार्जिंग सेक्शन क्या हुआ? तो मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा कि इसमें चार्जिंग सेक्शन नहीं है सर, इसमें एग्जेम्पशन का सेक्शन है, सेक्शन 11। ये इनकम को एग्जेम्प्ट करने के लिए था, लेकिन विद सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। सरकार चाहती है कि चैरिटी करना, सरकार भी ये काम करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, चैरिटी करती है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, सरकार अकेले काम नहीं कर सकती ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी 15-16 की या 16-17 की, जिसमें कहा कि साहब 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो गया ड्यू टू दो एंटिटीज विच आर नॉट एक्चुअली चैरिटेबल। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था सर, ये 5 स्टार स्कूल्स है ना, सारी चैरिटेबल है, क्योंकि कंडीशन ये है AICT की या CBSE की कि साहब आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होंगे तभी हम आपको वो देते हैं, और वो क्या करते हैं सबको पता है, ठीक है। तो सेक्शन 11 को एग्जेम्पशन का सेक्शन आया, जैसे सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, पर सेक्शन 11 चार्जिंग सेक्शन नहीं है सर। सेक्शन 11 तो एग्जेम्पशन का सेक्शन है, वो टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट करता है। जैसे ही सेक्शन 11 प्ले में आएगा, टोटल इनकम पार्ट ही नहीं बनेगा। जब टोटल इनकम पार्ट नहीं बनेगा तो हेड वाइज नहीं जाएगा, इसलिए उसको रेजिडरी सेक्शन में चला जाएगा। समझ गए, एकदम ठीक है सर। इसीलिए कैपिटल गेन में बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या इंडेक्सेशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस पे भी बड़ी डिबेट्स है, अभी तक भी बहुत डिबेट्स है। क्योंकि कैपिटल गेन 11 बने में कहा कि कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन कहाँ पे डिफाइंड है, वहां जाकर सेक्शन 45 में, तो वो तो 45 से 48 का मिलना चाहिए। पर सवाल ये है ना कि आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, आपने 1.5 करोड़ की नई एसेट ले ली, आपने 1.5 करोड़ लगा दिया चैरिटी के लिए, तो आपको तो एप्लीकेशन हो गया एकदम तो ठीक। 11 बने में कहता है कि साहब अगर आपने मान लो आधा लगाया तो आपको आधा बेनिफिट मिलेगा या टू द एक्सटेंट नॉट यूटिलाइज्ड मिलेगा। यस, पर चूंकि 11(1) पिक्चर में जाता है और 11 मनी भी स्टार्ट होता है फॉर द पर्पज ऑफ 11(1), यानी कि वो तो एक साइड में उनको कहा है कि आप अगर कैपिटल के बदले कैपिटल भी खरीद लोगे तो हम मान लेंगे। तो ये दिस इज अ रीजन, मे बी आई एम नॉट श्योर कि आई एम करेक्ट और नॉट, बट व्हाट आई हैव स्टडीड, व्हाट द रिसर्च आई हैव डन, कि because of the reason section 11 is an exemption, like section 10 is exempt income, but if it become taxable, then where it will go to the residuary head, right sir. by default it's an exemption section. ठीक है सर। सर अमित जैन जी का क्वेश्चन है, ही सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड और रिसीव्ड ऑन FDR? सर इंटरेस्ट रिसीव्ड और एक्रूड ऑन FDR उसका सर देखिए इसमें हमेशा से एक डिबेट रहती है कि मेरे को मान लो FDR है, ठीक है सर, अब मैंने उसको एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर कर लिया। अगर आपने इनकम टैक्स में अकाउंट कर लिया उसको, तो फिर आपको फॉर्म 9A में जाना पड़ेगा सर, ठीक है। अगर लेकिन इनकम इंटरेस्ट की इनकम के लिए आपको प्रोविजन है कि आप उसको रिसीट बेस पे भी अक्रू कर सकते हैं, रिसीट बेस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं सर। तो बेटर होता है कि आप उसको रिसीट बेस पे अकाउंटिंग कीजिए। अगर आप रिसीट बेस पे अकाउंटिंग करेंगे तो आप एप्लीकेशन जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
एकदम दूसरा इसका आंसर हो सकता है कि साहब क्या री इन्वेस्टमेंट इन एप्लीकेशन, जैसे आपकी एफडीआर क्या बढ़ गया, क्या री इन्वेस्टमेंट इज एप्लीकेशन? भाई आपकी एफडीआर बढ़ गई ना, तो वेदर री, तो आंसर इज यस, देयर आर गाइडलाइंस, देयर आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दैट देन इट इज री इन्वेस्टमेंट, इट इज एन एप्लीकेशन। फिर तो सर आपके बट आप एक्ट जो, डज नॉट क्लैरिफाई इट, वो तो कहता है 9A फाइल कर दीजिए। तो सुनील जी इसका मतलब आपका जो केस है, जैसे जिस केस में जैसे एफडीआर है, जहाँ पे सर एफडी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, तो क्या मैं ऐसे इधर इंटरेस्ट बुक करूँ, इधर इधर मैं बोल दूं, क्योंकि जब एक्यूमुलेट होता है तो उस पर दोबारा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है समझ मैं जब भी तो कह रहा हूँ सर, उसको तो आप एक्रूअल बेस की बजाय आप रिसीट बेस पे अकाउंटिंग कर लीजिए ना, एकदम ठीक है, वो ज्यादा बेटर बेटर तो वही है। समझ, एकदम ठीक, एन ऑप्शन इज गिवन टू यू। एकदम ठीक है। सर अमित जैन जी का एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो लेट मी नो इफ इंटरेस्ट इज accrued बट नॉट रिसीव्ड एंड नॉट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस ड्यूरिंग द ईयर, वेदर इट विल बी टैक्सेबल एट एमएमआर और एट एज पर स्लैब्स। आई बिलीव आपने आंसर दे दिया इसका। हाँ जी, हाँ जी। जी एकदम ठीक है। तो सुनील मंगला जी ने एक और क्वेश्चन बोला है, इस ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, स्टेशनरी, कन्वेंस एक्सपेंस विल कवर अंडर एप्लीकेशन? यस यस यस, ऑफ कोर्स, बट इट शुड बी टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सर देखिए, मैंने बताया कि दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसकी गांठ पकड़ लो, ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन, नो डाइवर्जन ऑफ फंड्स। और सुनील जी मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मान लीजिए कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, मैं आपके नीचे काम कर रहा हूँ, जो स्टेशनरी, सैलरी वगैरह जो होगा वो तो एप्लीकेशन में आ ही जाएगा ना, ऑफिस बात है। हाँ, एप्लीकेशन है सर, एप्लीकेशन है सर। मैं अगर चैरिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मान लो मेरे को कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, मैं जी एक नया स्कूल बनाने जा रहा हूँ सर, और ठीक है मैं जी। वहां पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है उसमें एक्टिविटी स्टार्ट ना की हूँ, पर जी जी अल्टीमेटली माय ऑब्जेक्ट इज टू स्टार्ट एन एजुकेशन, टू स्टार्ट ए स्कूल देयर सर। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है सर। सर एक और क्वेरी है हरमनजीत सिंह की जी, आई हैव रिसेंटली रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेयरइन देयर वाज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बट ऑन रुपीस 6,50,000 TDS was not deducted, so I did back it total income. Now they have issued notice that all disallowance shall be taxable. सर वो ये कह रहे हैं कि मतलब पहले तो उनका खर्चा ज्यादा था, इनकम से ज्यादा था सर, तो उन्होंने 6.5 लाख रुपए में टीडीएस नहीं काटा या नहीं कटा होगा, इन्होंने ऐड बैक कर दिया सर, जो 40A का डिसअलाउंस वाला जो सेक्शन जो अभी आपने समझाया भी है जो लग गया है, ठीक है जी, अब इन्होंने ऐड बैक कर दिया सर। नोटिस वो कह रहा है कि भैया जो 6,50,000 रुपए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो ऐड बैक से कुछ नहीं सर, खर्चा ज्यादा था इनकम कम थी। खर्चा ज्यादा सर, देखा कि खर्चा ज्यादा था आपका और इनकम कम थी, इन्होंने आपकी अगर एप्लीकेशन आपका ज्यादा था तो वैसे ही आपको टैक्स लगेगा सर। नहीं सर, इन्होंने क्या किया 6.5 लाख रुपए डिसअलाउड हो गया ना सर, वो वाला जिसमें टीडीएस जमा नहीं किया था इन्होंने, तो वो 6.5 लाख रुपए एप्लीकेशन। अगर वो 85 सर, देखिए अगर आपने टीडीएस जमा नहीं किया जी और आपका इनकम टैक्स में 40 आई है, में 31 डिसलाउंस होता है सर, जी आप 30% डिसलाउंस करने के बाद में एप्लीकेशन निकाल लीजिए। ठीक है, अगर वो 85 से कम आ जाए सर तो आपको ठीक है टैक्स जी, देना पड़ेगा, अगर ठीक है उसके बाद भी 85 से ज्यादा आती है जी जी तो आपको जी टैक्स नहीं देना सर। एकदम ठीक है, आप एकदम जब एप्लीकेशन ऑफ इनकम बनाएंगे कंप्यूटेशन में सर, आप उसको डिसअलाउ कीजिए एप्लीकेशन को, जैसे आप खर्चा डिसअलाउ करते हैं उसमें एप्लीकेशन डिसअलाउ कर दीजिए, और ओके फिर सर, देखिए वो 85 बच रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ठीक है सर। एक हरमनजीत जी का एक और क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल फॉर्म्ड अ ट्रस्ट इन अगस्त 2019 बट डिड नॉट अप्लाइड सेक्शन 12 रजिस्ट्रेशन, he contributed 10 लाख रुपए फाइनेंशियल 19-20, spent 9 लाख रुपए टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस, will this be treated as AOP, taxes payable on rupees 10 लाख रुपए? आपका सवाल ये है कि आप अनरजिस्टर्ड है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका 10 लाख की इनकम हुई, 9 लाख रुपए जी आपने खर्च कर दिया, 1 लाख रुपए सर एओपी है ना। आप देखिए लोग कंफ्यूज करते हैं वो जो प्राइवेट ट्रस्ट से कि शेयर डिटर्मिनेट, शेयर नॉन डिटर्मिनेट, सर एकदम वो ठीक है, 164(1) से लोग कंफ्यूज करते हैं। 164(2) पढ़िए, एकदम ठीक वो है कह जी, रहा है, देखिए एग्जेम्पशन मिलना ना मिलना वो सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है सर। जब तक आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप एओपी हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ एओपी में जब आएगी अनरजिस्टर्ड में, अगर आपने डोनेशन ली होगी तो। फेयर एनफ, ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। एक और हरमनजीत जी की एक और क्वेरी है, will this received from self and family known sources be treated as anonymous donation subject to tax 100%? इन केस ऑफ, एनोनिमस तो होगी नहीं सर, जब फैमिली से और सेल्फ से हाँ anonymous हाँ, नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी हरमनजीत जी, नहीं होगी भैया। एक पीएनजी जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट पैन फॉर फॉरेन डोनेशन अंडर एफसीआरए बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी पैन? सर फॉरेन डोनेशन तो वैसे मैं बताता हूँ, एफसीआरए में क्या, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको रजिस्ट्रेशन देती है, एकदम ठीक और है, अभी जब राजनाथ सिंह जी बने थे तो उन्होंने देखा कि जितने भी एफसीआरए रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं कोई रिटर्न फाइल नहीं करती थी। दे आर स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और रॉ में भी जाती है रिपोर्ट फिर
तो आपको FCRA का कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा। और जब FCRA में कंडीशन आती है सर, तो RBI के थ्रू आती है, उसमें पूरा पर्पस लिखा हुआ आता है। आप ऐसे थोड़ा ना है कि आप बाहर से पैसा आ गया, आपको पता ही नहीं किसने दे दिया, और नहीं दे दिया तो फिर तो कंसिक्वेंसेस सर, फिर तो आपको पता है क्या है। PNG जी, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपकी ट्रस्ट 3 साल पुरानी है, सोसाइटी 3 साल पुरानी है, तो आपको अगर FCRA रेशन मिलता है तो वो मिलता है आपका जनरल इन नेचर। अगर आपकी 3 साल से कम की ट्रस्ट है तो आपको मिलता है स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए सुनील जी अगर मुझे फंड देना चाहते हैं और मेरी 3 साल से कम है तो स्पेसिफिक मिलेगा, और मुझे इनकी डिटेल देनी पड़ेगी, ये डोनेशन क्यों देना चाहते हैं। पर आप जब जनरल आपको सर मिलता है, सर की एकदम पॉइंट सही है, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाती है, सब कुछ चेक होने के बाद आपको FCRA का रेशन मिलता है। एक बात, बैंक अकाउंट आपको अलग रखना पड़ता है, आपको उसकी रिटर्न जो होती है वो रिटर्न अलग से जमा करानी पड़ती है। और आप ये मान के चले, जल्दी ही हम 2-4 दिन के अंदर FCRA पे एक वेबिनार करने वाले हैं, ठीक है सर? हाँ सर, करिए, मैं भी अटेंड करूंगा सर। जी 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 मुझे भी सर, वो आता है संजय जी से बात करिए, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे, थर्सडे या फ्राइडे को प्लान कर रहे हैं सर, मोटा मोटा, ठीक है जी सर। हरमनजीत जी का एक क्वेश्चन है, अ टेंपल वाज फॉर्म्ड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज, हैज नॉट अप्लाइड फॉर 12 सिंस इनकॉर्पोरेशन 1998, notice is served for non filing of ITR, am I correct to say that only surplus will be taxable in this case? देखिए सर, एक तो हाँ तो सरप्लस विल बी टैक्सेबल। हाँ जी, देखिए सर, एक लोगों को ये कंफ्यूजन है, जो 12वे में आपकी ट्रस्ट होती है सर, दैट कैन बी रिलीजियस, दैट कैन बी चैरिटेबल, दैट कैन बी पार्टली रिलीजियस एंड पार्टली चैरिटेबल। मान लो मंदिर और धर्मशाला साथ साथ है, तो इट विल बी पार्टली रिलीजियस, पार्टली चैरिटेबल। 12वे में कोई दिक्कत नहीं है सर। 80G जनरली रिलीजियस ट्रस्ट को नहीं मिलता है। एकदम ठीक, एकदम ठीक सर। सुरेश किशोर जुनेजा जी कह रहे हैं, whether the existing institution under section exempt 12AA are liable to apply afresh or they will get a provisional automatically? नहीं सर, सबको फ्रेश एप्लीकेशन तो करनी है भैया, ये ध्यान जरूर रखना सबको। बस सिर्फ ये कहा है सरकार ने कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको हम मान लेंगे, उनको प्रोविजनल के लिए उनको प्रोविजनल मिल जाएगा। एकदम ठीक है। अच्छा सर, जुनेजा साहब का एक और क्वेश्चन है, whether existing form 10A is valid to file registration under section 12AB also, or any new form is to be filed when it was valid? सर, नया फॉर्म उसमें with some details already live on the website as I've been informed by my team। ई फाइलिंग पर फॉर्म आ गया है, अब वो एक्सेप्ट कर रहे नहीं कर रहे मुझको नहीं पता, पर फॉर्म इज देयर। राइट सर। राजेश माटा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर 12AA for ITR 5 is to be filed, form ITR 5 is to be filed, but while filing form ITR 5 we have to fill the shares of the members, but we will not fill the shares, then it treat as shares as undetermined and the income will be taxed with MMR instead of slab rates. What to do in such a case? Actually shares are shares of members are undetermined as society is doing charitable activities. देखिए राजेश जी, आप ना 2-3 बातों को बड़ा समझ लीजिए। जब हम सेक्शन 139(4)A पढ़ते हैं, तो 139(4)A कहता है कि साहब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है विदाउट गिविंग अफेक्ट ऑफ 11 and 12, तो सर उसमें रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ITR 7 फाइल होना चाहिए एज पर द लॉ, एज पर लॉ ITR 7 फाइल होना चाहिए, और वहां पर आप टिक करेंगे अनरजिस्टर्ड ITR 7 में। पर मुझे ये बताया गया था कि ITR 7 में यूटिलिटी लेता नहीं है उसको, ठीक है सर, ये बताया गया था। और किसी ने कहा कि वो लेता है, मतलब मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। तो सर मेरे हिसाब से अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, ई फाइलिंग में जाके फाइल कर दीजिए। अब सवाल उठा के वो भी नहीं लेता है, तो आप ITR फाइल कर दीजिए 5 और उस पर टिक कर दीजिए। उसमें पूछता है वेदर टैक्सेबल एट MMR, आप उसको हटा दीजिए तो आपको स्लैब रेट पे टैक्सेबल करेगा। तीसरी समस्या क्या है सर, आपका जो पैन नंबर है ना वो ट्रस्टी वाला होना चाहिए। अगर आपका पैन नंबर में T है ना तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा सर, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर पैन नंबर चेंज करवा लीजिए अपना। एक सर विजय जी BG का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर टू कोऑर्डिनेट विद IT ऑफिसर टू गेट ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल, काइंडली गाइड। सर सेटिस्फाई कैसे करें, वो कहना चाहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई या कमिश्नर को सेटिस्फाई कैसे करना होता है? सर ये तो सवाल ऐसा है, देखिए 12वीं के लिए, हाँ 12 हाँ जी 12 अब 12AB के लिए, हाँ जी अब 12AB के लिए हो जाएगा, अब 12AB के लिए हो जाएगा। देखिए वैसे बताता हूँ मैं आपको, देयर आर n number of decisions by different courts, even by the Supreme Court of India, that at the time of registration you have to see the object only,
whether the object are as per 2 clause 15 or not. ठीक है. Secondly, if you have commenced the activity, then commissioner has to see whether the activity are genuine or not. लेकिन वो करते ये है कि प्रैक्टिकली वो सारा असेसमेंट करना शुरू कर देते हैं. एंड कंप्लायंस फ्रॉम एनी अदर लॉ, 3 कंडीशंस हैज टू बी सेटिस्फाइड. बाकी सर यू आर ए बेटर जज एंड यू बेटर नो हाउ टू सेटिस्फाई हिम. इसका तो मैं क्या कहूंगा. सर नितिन गुप्ता जी का क्वेश्चन है, कैन कैपिटल गेन बी अप्लाइड इन नॉन कैपिटल चैरिटेबल एक्टिविटीज? नॉन कैपिटल चैरिटेबल एक्टिविटीज मतलब सर हाँ कर सकते हैं. देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आप 11(1)(a) पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 11(1) नहीं लिखा हुआ, या नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 11 नहीं लिखा हुआ सर. उसमें लिखा है, या विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन 11 नहीं लिखा हुआ सर. नितिन जी आप भी सिखाते हैं बातें तो. ठीक है सर. उसमें लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ 11(1). एकदम ठीक. इट इज एन एडिशनल गिवन. देखिए जब ये 75 में आया था सर, जब इसका मेमोरेंडम पढ़ते हैं तो क्या हो रहा था कि लोग कॉर्पस फंड कब ना हो जाए कि भाई आपने कॉर्पस के बदले आप असेट परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए कहा था कि ठीक है जी आप असेट परचेज भी कर लेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दीजिए, हम ये दिस लाइज अपॉन द ऑप्शन ऑफ द ट्रस्टी. सर एक क्वेश्चन और है नितिन भैया का, whether donation can be given to another trust from 15% accumulation reserve, if not want to claim this donation as application, can it be allowed? सर देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप एक्सप्लेनेशन 11(1) का एक्सप्लेनेशन देखते हैं सर, उसमें ये कहा है कि अगर आप 3 सिचुएशन मैंने बताई थी सर, आप करंट ईयर के इनकम में से दे दीजिए, कोई इशू नहीं है 12(a)(g) को, लेकिन इट शुड नॉट बी अ कॉर्पस डोनेशन. लेकिन आप एक्यूमुलेटेड से देते हैं सर, तो वो आपकी एप्लीकेशन ट्रीट नहीं करेगा. और अगर 11(2) बोर्ड में जो आपने एक्यूमुलेट किया था पैसा 11(5) बोर्ड में, उसमें दे देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है ठीक है. एक संजय अरोड़ा जी का क्वेश्चन है सर, ग्रेचुइटी ट्रस्ट विद LIC पेंडिंग फॉर अप्रूवल विद ITD फॉर पास्ट 3 years. डिपार्टमेंट इज इशूइंग नोटिस टू टैक्स ड्यू ऑन इंटरेस्ट व्हिच इज exempted अंडर सेक्शन 1025(4). व्हाट शुड बी डन? नहीं ग्रेचुइटी वाला तो सर वैसे भी एग्जाम्प्ट है LIC के साथ, उसमें क्या इशू क्या है, ये पहले भी एक आया था सर. आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सवाल, क्या इशू, इसमें कोई और टेक्निकल इशू होगा सर मेरे हिसाब से. आई बिलीव सर इनको ना कमिश्नर से या एडिशनल कमिश्नर से मिल लेना चाहिए, वहां पे डाल बेटर, वहां से मिल लेंगे तो पता लग जाएगा कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है सर. द प्रॉब्लम विल बी मच मोर सॉल्व, राइट सर. दीपक अरोड़ा जी का एक क्वेश्चन है सर, ट्रस्ट इज फॉर्म्ड इन 1972, नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12, हैज ओनली रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इज इट कंपल्सरी टू रिक्वायर्ड टू गेट इट रजिस्टर्ड? एंड उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी इफ ऑल सम इज रिसीव्ड स्पेंट ऑन चैरिटेबल पर्पस? सर मैं सुनील जी एक बात बताऊं आपको, ये किस तरह की ट्रस्टों की बात कर रहे हैं सर. एक बार चांदनी चौक में अगर आप जाओगे ना, चांदनी चौक ट्रस्ट हैं जैसे ईश्वर भवन, ये ट्रस्ट, ये क्या करते हैं सब पगड़ी पे प्रॉपर्टी परचेज करते रहते हैं, आगे रेंट पे चलाते रहते हैं. ठीक है जी. तो मान लो पैसे इकट्ठा हुआ, फिर किसी की प्रॉपर्टी खरीद ली, समथिंग लाइक दिस, तो इनके पास इस ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी है, राइट, और रेंटल आता रहता है, जो भी रेंट आता रहता है हिसाब से रेंट एक्यूमुलेट होता है, खर्च तो होता ही नहीं है, पर ये कह रहे हैं मैं चैरिटेबल पर्पस भी खर्च कर रहा हूँ. तो ऐसे केस में कोई तभी टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? यस और नो? नहीं आप क्या कह रहे हैं कि आपको रेंटल इनकम आई और आपने उस पैसे क्या किया, एप्लीकेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा दिया. हाँ जी. हाँ तो आप जब तक एप्लीकेशन करते रहेंगे, पर अल्टीमेटली एक स्टेज तो आएगी ना जब आपको कैपिटल एसेट क्रिएट हो जाएंगी सारी. नहीं लेकिन सर प्रॉब्लम आपकी से इनके रेशन तो है ही नहीं सर, रेशन तो कराया नहीं इन्होंने, रेशन तो कराया नहीं है, रेशन नहीं है सर, रेशन नहीं है, मतलब टैक्सेबल है, फिर उसमें क्या टैक्सेबल हो जाएगा सब, टैक्सेबल हो जाएगा. एओपी के लिए टैक्सेबल है, उसमें तो हेड वाइज जाओ फिर आप. एकदम ठीक एकदम ठीक है एकदम ठीक. तो एओपी के अगर आप सर 11 जब ही आएगा जब 12 है, समझ गया, एकदम ठीक एकदम. 12 है तो 11 है, 11 है तो 13 है. फिर तो सर आपके हिसाब से फिर तो सर जैसे आप समझा रहे थे सुनील जी, इसका मतलब तो ये हो गया क्योंकि सिंस इट दिस जब 12 नहीं है तो 11 नहीं होगा, तो इसको इनको फिर ट्रस्ट में वही 30% डिडक्शन मिल जाएगी. हाँ वही मिलेगा, और वो उसमें टैक्स देना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन जो करो सर आप तो सिंपली एओपी हो गए ना फिर तो आप. एकदम ठीक है सर. लेकिन सर आप ये बात मान लीजिए, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ये वो हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपने पैसा डाइवर्ट कर लिया, लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब मैं चैरिटेबल ट्रस्ट था, मुझे इनकम टैक्स छूट नहीं मिली, और उठा के मैंने सारा माल ट्रस्टीज को दे दिया, तो मेरा क्या बिगाड़ा? इनकम टैक्स तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर सर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में तो वायलेशन हो गया ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो मुकदमा चलेगा ना आपके ऊपर. एकदम ठीक एकदम ठीक एकदम ठीक. और सब यू वांट टू से समथिंग? बिल्कुल. एक तो ये क्वेश्चन तो इतने अच्छे, इससे सारी बातें क्लियर हो गई. और एक बात वही थी कि जो करंट ईयर की डोनेशन से ट्रस्ट टू ट्रस्ट की डोनेशन है, वो एप्लीकेशन माना जाएगा. दिस वाज एन इशू व्हिच आई वांटेड
that's up to address. He has already done it. One more thing is this scheme has been extended. That's up. हाँ जी. This scheme registration which was due from 1st June. It has been extended to 31st December, sir. Yeah, it is. पहले 31 अगस्त किया था, अब उसको 31 दिसंबर कर दिया, सर. But it will start from 31st October or it will start from 1st day of June. It should start. देखिए पहले सर ये कहा था कि within 3 months आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो you have to get the registration by 31st अगस्त. बाद में फिर जून में ये आया था कि साहब आप 30 सितंबर तक ले लीजिए. अभी मुझे कोई बता रहा था कि इसको 31 दिसंबर तक कर दिया है कि आप 31 दिसंबर तक ले लीजिए. उसमें लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि 1st जून से स्टार्ट होके 31st दिसंबर 1st अक्टूबर से स्टार्ट होके 31st दिसंबर के लिए होगा. मैंने वो पढ़ा नहीं है, पर मतलब इट्स ए प्रोसीजरल पार्ट, तो मैंने पढ़ा नहीं है सर कि 31 में खत्म होगा या बंद होगा. सुनील जी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम बता दो. प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे मैं और गार्ड साहब पीछे ना हम विश्वास पे काफी काम कर रहे थे. अब वो हुआ क्या कि वो डेट हो गई 31 दिसंबर. हाँ. फिर आधा काम वहीं पे छूट गया. हाँ, ये चक्कर है. अब चैरिटेबल ट्रस्ट पे मैंने स्टाफ को बोला हुआ था 2-3 ट्रस्ट है हमारे पास, ज्यादा है नहीं सर. तो मैंने उनको बोला यार ये पेपर इकट्ठे कर लेना, ये पेपर इकट्ठे कर लेना. मैंने कहा बाकी को सुनील जी से पूछ लेंगे. अब वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है कि वो सब स्टाफ को हो रहा है सर, वो तो डेट बढ़ गई है. हमारे पास तो बहुत ट्रस्ट है, 100 के करीब ट्रस्ट है हमारे. मुझे पता है, आई नो इट सर, आई नो इट. मेरा कंफ्यूजन होगा तो आपसे बात कर लेंगे. सर 2 क्वेश्चन और है सर, एक बार वो और पूछ लें. हाँ प्लीज. आपका क्वेश्चन है whether amount applied out of corpus donation can be treated as application of income. Sir, whether amount applied out of corpus donation can be treated as application of income? No sir. So जब इनकम सर, जब इनकम ही नहीं है तो एप्लीकेशन कैसे होगा सर? एकदम. जब इनकम नहीं है तो एप्लीकेशन कैसे होगा सर? एकदम ठीक. देखिए सर, अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ द कॉर्पस फंड, अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड इनकम, आपने जिसका डीम्ड एप्लीकेशन पहले ही मान लिया, और अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मोड इन सेक्शन 11(5), दे विल नेवर बी ट्रीटेड अगेंस्ट एज एन एप्लीकेशन. सर बाय डिफॉल्ट समझना इस बात को, तो ये लोग गलती करते हैं. मैं 10B फॉर्म में भी आपको ध्यान रखना, जब 10B फाइल करेंगे उसमें 99% हम लोग गलती करते हैं, हम भी गलती करते थे सर. उसमें जो पहला सवाल है अमाउंट अप्लाइड, लोग क्या करते हैं नितिन जी, या हम भी जो करते थे, मैं बता रहा हूँ, हम या तो लेते थे ग्रॉस रिसीट उसमें, या जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का खर्चा आने के बाद में नेट इनकम जो है ना जी, वो लिख दिया करते थे. दैट इज रॉन्ग सर. यू हैव टू राइट देयर अमाउंट अप्लाइड. यू हैव टू प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन ऑफ इनकम अकाउंट, वो फिगर आप लिखेंगे वहां पे. फिर वो आपसे पूछता है कि एनी अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ 11 वन एक्सप्लेनेशन, तो उसको कम कीजिए. अगर वो उसका पार्ट बन गया उसे कम कीजिए. फिर वो पूछता है अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ कॉर्पस फंड, उसे भी कम कर दीजिए. फिर वो पूछता है कि साहब कितना 11 वो कितना बचा आपके पास में एप्लीकेशन के लिए, एक्यूमुलेशन कितना बचा. अब लोग क्या करते हैं, उसको सीधा 15% लिख देते हैं. सर नो, इट इज नॉट 15%. अगर आपने 92 खर्च कर दिया, इट इज 8% देन. यस सर, यस. फिर उसके बाद 5, 6, 7 में पूछता है सर आपसे कि आपके को ये वायलेशन तो नहीं हुआ 11(3) का, जो मैंने बताया था 11(2) का, जो 11, अगर वो वायलेशन हुआ तो वो आपको बताना पड़ेगा. अगर 11(2) में आपने एक्यूमुलेट किया, उसका फॉर्म नंबर देना पड़ेगा, और फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट किया 11(5), उसकी डिटेल देनी पड़ती है. ये 8 क्लॉज हैं 10B के. ये ध्यान रखना सारे अपने फ्रेंड्स को. एकदम ठीक है जी. सर एक क्वेश्चन और है. इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, इफ इनकम टैक्स इज पेड, देन कैन वी ट्रीट इट एज एक्सपेंडिचर? इनकम टैक्स को खर्चा कर. सर देखिए, मैंने बताया सर, एप्लीकेशन मीन even if you have given advance to the students, then it will also be an application of income. Sir, नहीं सर, अगर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, वो कैसे एप्लीकेशन बन जाएगा सर? इनकम टैक्स पे ये बोल रहे हैं इन केस अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट इफ इनकम टैक्स इज पेड. नहीं, दोनों बातों में कंफ्यूजन है सर. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपने 85 निकालने के लिए इनकम टैक्स पेड नहीं आएगा सर. एकदम ठीक है जी. ठीक है जी. लेकिन अगर मान लो आपका 75 खर्च हुआ सर, और आपने 2 लाख रुपए इनकम टैक्स पे कर दिया, अल्टीमेटली वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही है भाई. पैसा तो ट्रस्टपास नहीं था ना. एकदम ठीक है सर. दीपक अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू रजिस्टर ट्रस्ट नाउ, वो जो 1972 वाली ट्रस्ट है, कोई प्रॉब्लम अराइज होगी सर? जो बताया था सर, क्वेश्चन पूछा था, रेंटल इनकम आ रही है 1972 का. सर आपको देखिए, आपको क्या है कि जो नया प्रोसीजर आया है वो इसीलिए आया है कि जितनी भी ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि व्हेन यू गो विद द कमिश्नर इनकम टैक्स, तो कंडोनेशन वे ऑफ डिले के साथ आप जाते हो, एंड देयर हैज टू बी वैलिड रीजन फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले. अब आप जाओगे तो 1972 तक का पूरा आपका इतिहास तो आपसे मांग ही लेगा ना. फिर वो तो उसकी पावर है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते.
सुनील जी अगर मान लो कोई नई ट्रस्ट बना के इसको एक्वायर कर लिया जाए, इसके एसेट्स एक्वायर कर लिया जाए और फिर उसके अंदर एक्वायर करेंगे कैसे? वही तो है ना जी, आप कोर्ट में जाओगे। आप चैरिटेबल है ना सर? एकदम ठीक है। कौन से चैरिटी ऑलवेज चैरिटी सर? लोगों को लगता है कि ये मेरी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट द फैक्ट। नहीं सर, एक और ट्रस्ट बना के, जो ट्रस्ट सेम ऑब्जेक्ट क्लॉज लेके वो अगर टेक ओवर कर ले थ्रू कोर्ट, वो बिल्कुल सर, उसमें क्या है, अगर मान लो क्लॉज लिखा होगा कि एट द, तो आपको डिसोल्यूशन में जाना पड़ेगा ना सर। ओके ओके ओके, आप इसको डिसॉल्व करके और आप दूसरे में जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक वो माटा साहब ने क्वेश्चन जो पूछा था उसके आगे एक पॉइंट पूछा है, ए लास्ट क्वेश्चन इन विच रेंटल इनकम ऑफ ट्रस्ट व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड बट इज इन एओपी विल बी टैक्स एडवांस। अच्छा ये तो बात उन्होंने आंसर लिखी दी आपने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। गौर साहब कंक्लूड करें। जी friends, today we have discussed on the charitable institutions, trust and institutions. गर्ग साहब ने इतनी सारी बातें बता दी और इतने सिलसिलेवार बताई है, शब्द मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सिलसिलेवार। सर दो व्यक्ति आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कहना मैं उनको रेज हैंड कर रहे हैं, मैं उनको एक बार अलाउ कर दूं सर? क्या किसको? कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए सर। बोलिए सर, बोलिए। मंगला साहब बताइए। सर मेरा क्वेश्चन तो आपने पहले ही कवर कर लिया था जी। मेरे को नितिन जी ये कहना था, आज आपके माध्यम से हमारी बार को एक और रतन मिल गए हैं। आफ्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, वी गॉट लाइक सुनील गर्ग जी एज ए स्पीकर एंड वेरी वेल स्पोकन। और आज का जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया है ना, ट्रस्ट, हमें कभी इतना कभी क्लियर नहीं हुआ जितना आज कराया। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आपका कि आपने इतने बढ़िया तरीके से ट्रस्ट को एलोबरेट किया। और ये नितिन जी को चले जाता है जो आज इन्होंने हमें सर ये मोटिवेशन हमें नितिन जी से मिला है, सच्ची बात ये पहले सर हमारी बार के लिए एक और बढ़िया स्पीकर हमें मिल गया है और अपने इन हाउस फरीदाबाद इनकम टैक्स बार, प्राउड ऑफ यू सर। मुझे एक्ट पढ़ना नितिन जी आपने सिखाया कि सेक्शन 2 से शुरू करो बेटा, तो मैंने भी 2 से शुरू किया। नहीं तो हम क्या करते हैं, उस सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है। और मुझे सिखाने वाले गौर साहब सामने बैठे हैं सर, देखो सामने। रियली सर, रियली बहुत ही बढ़िया तरीके से एलोबरेट किया, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माटा साहब पूछिए, माटा साहब पूछिए। माटा साहब यू रेज द हैंड प्लीज, बोलिए सर। माटा साहब, हाँ माटा साहब बोलिए, पूछिए। सर मैं ये कह रहा था कि जो 1972 वाला ट्रस्ट का क्वेश्चन था जिसमें सर ने कहा कि एज एओपी टैक्सेबल होगा। माटा साहब आपका क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप एक नहीं, मैं सर मैं अपने उस वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। अभी जो 1972 वाले क्वेश्चन की बात हुई जिसके अंदर आपने कहा कि रेंटल प्रॉपर्टी जो है एज एओपी ट्रस्ट टैक्सेबल हो जाएगी, 50% की डिडक्शन मिलेगी, पर उस केस में तो एमएमआर लग जाएगा ना सर? क्या लग जाएगा सर? एमएमआर के हिसाब से टैक्सेबल होगा ना सर? सर एमएमआर तो होगा सर। बात एमएमआर की बात हो ही नहीं रही सर। बात वो एमएमआर की तो हम बात कर ही रहे। हम ये कह रहे हैं कि उसका टैक्सेशन, सर ने जो समझाया, सुनील जी ने समझाया कि भैया पहले सेक्शन 12A आएगा, उसके बाद सेक्शन 11 पढ़ेंगे, क्योंकि आपने जो ट्रस्ट था वो अनरजिस्टर्ड था। सुनील जी कहीं पे तो बता दीजिएगा कि मैंने सही समझा नहीं समझा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है, 12AA में नहीं आया तो सेक्शन 11 में नहीं आएगा, तो ये एओपी बन गया। जब एओपी बन गया तो ऑफिस बात है उस केस के अंदर ये आप सर हाउस प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन मिलेगी आपको। ठीक है सर। अब जो आपका क्वेश्चन है टैक्सेशन रेट वाला, वो अरोड़ा साहब ने नहीं पूछा था, वो आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है, क्योंकि वो सर लेकिन एमएमआर में कैसे होगा सर? चैरिटेबल एक्टिविटी है। आप सर 164 सर आप देखिए 164(2) में जाइए सर, एकदम ठीक है, उसको पढ़िए दोबारा से सर। एओपी ट्रस्ट का रेट लगेगा, स्लैब वाला रेट लगेगा, एकदम ठीक है सर। एमएमआर नहीं लगेगा सर। एमएमआर के लिए तभी सच्चेशन में बताएगी। देखिए सर, अगर पहले आप 12 में रजिस्टर्ड होंगे, पहले आप घर में जाओगे, रजिस्टर्ड हो गए, आप 11 में आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि माटा साहब एक मिनट सुनो, जितनी मुझे समझ है सर, लेकिन कुंडी है 13 की वायलेशन नहीं करनी है आपको। 13 की वायलेशन करोगे तो एमएमआर लगेगा आपके ऊपर। भाई बेसिकली अगर उसका पर्पज क्या कहने का, उसका पर्पज ये है सर कि अगर आपने ट्रस्टीज को पैसा दे दिया तो जो प्राइवेट ट्रस्ट हो गई ना सर फिर आपकी, तो उसमें जो वहां भी एमएमआर लग जाता है ना प्राइवेट ट्रस्ट पे सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसलिए उसको घुमा के वहां पे ले आए हैं बात को। अगर आप 13 की वायलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्राइवेट ट्रस्ट हो गए। प्राइवेट ट्रस्ट होते ही फिर आपको 164(1) लग गया। तो जब तक आप अब आप कह रहे हो मैं चैरिटेबल हूं, मैं चैरिटेबल हूं एज ए ट्रस्ट डीड ओनली, ठीक है सर, लेकिन मैंने 12 में नहीं गया। जब मैं 12 में नहीं गया तो मैं 11 में भी नहीं आया। जब मैं 11 में नहीं आया तो मेरे को 13 का सवाल ही पैदा नहीं हुआ मेरे लिए।
ओके तो ठीक है, तो मैं 11, 12, 13 से तो आगे बढ़ गया, अब मैं चले गया 14, 15, 16, 17, 18 के लिए। अब मैंने उसका रेट ढूंढना शुरू किया कि भाई रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, तो मैं पहुंच गया 164(2) पे। जब तक मैं 164(2) पे पहुंचा तो सर मैं सारे सेक्शन क्रॉस कर गया, 22 भी कर गया, 28 भी कर गया, 45 भी कर गया, 68 भी कर गया। तो मैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे चला गया ना सर। अब तो फिर मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह उसको ट्रीट करूंगा। अगर मान लो प्राइवेट ट्रस्ट होती तो आप MMR दे देते, आप चैरिटेबल हैं तो आप 164(2) में टैक्स दे दीजिए, तो आपको तो बिजनेस करोगे तो बिजनेस के बेनिफिट मिलेगा, आपके 11 तो मिल नहीं रहा ना सर। राजेश भैया आप ना थोड़ा सा ये समझ लें, MMR का टारगेट क्या है। MMR का टारगेट कैसे क्या है, मान लो मैं, सुनील जी और गौड़ साहब है, ठीक है जी, और प्राइवेट ट्रस्ट होता। अब मान लीजिए सुनील जी सबको पता है कि सर बहुत ज्यादा पैसे कमाए हुए हैं, गौड़ साहब ने भी अच्छे पैसे कमाए हुए, मान लो, तो ऐसे केस में उनका टारगेट ये था कि ट्रस्ट बना के ये 10, 20, 30 का फायदा तो नहीं उठा रहे, इसीलिए MMR उन्होंने। हाँ। और और इसीलिए उन्होंने चैरिटेबल बनाया एक्टिविटी कि कर रहे हो आप, चाहे आपका डीड, आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में इट इज फॉर द पब्लिक। इसलिए उन्होंने बोला है कि आप इसको इंडिविजुअल का स्लैब रेट लगाएं। सर आप AOP हो गए ना सर। जैसे एकदम मान लो ठीक है आपने सर। 3 आदमी ने मिलकर एक प्रॉपर्टी बना के बेच दी सर, वो भी तो एकदम AOP ठीक होता है ना सर, एकदम ठीक है सर, एकदम वो ठीक भी AOP में टैक्स MMR लगाते हैं। MMR is applicable only in the case of violation of 13. है। 13 हाँ तो सर हाँ जी, हाँ जी। उसका मैंने आपको एनालॉजी समझाई ना कि जो 164(1) में भी कहता है कि भाई आप अगर मान लो आप बेनिफिट ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट में क्या 2.5 लाख ज्यादा इनकम है तो MMR चार्ज कर लेते ना आप सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी यही है कि भाई आपने प्राइवेट, अगर उसको 13 का वायलेशन क्या है कि आपने मान लो प्राइवेट जो रिलेटेड पार्टी उनको पैसा देना शुरू कर दिया, तो 164(1) में आ गया आप बाय डिफॉल्ट, इसलिए MMR को एट पार लिया है वो। और जब एकदम तक उन्होंने कार्व आउट कर दिया उसको 164(2) में भी अगर ये करोगे तो हम आपको नॉर्मल स्लैब में ले जाएंगे। एग्जैक्टली सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर सर, माय। और साहब कंक्लूड करें सर। मैं यही बात कह रहा था कि जो गर्ग साहब ने सिलसिले से बहुत अच्छा रहा, और जब दोबारा फिर 12, 11 और 13, देखिए घर में आने के बाद ठीक ठाक रहिए, नहीं ठीक रहेंगे तो 13 में चले जाएंगे, हाँ सही कहा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है ना। हाँ। तो इतनी अच्छी ढंग से बात की समझी गई है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सबको क्लियर हो गया, और मैं समझता हूँ सारे अटेंडेंट्स हमारे, दे मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड besides I am very happy that sir, Thank the you, way sir. the presentation has been done, and twins you have carved out 6 twins, Wow. wonderful. Thank you, sir. So thank you very much for being Thank you, with us. Nitin ji. Thank you, थैंक यू सर, God, थैंक्स sir. सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।